नमस्कार। ई लेक्चर की सीरीज़ में आज मैं राष्ट्रपति और उसके पद की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में आपसे जानकारी शेयर करूंगा। हमारे देश में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद मिलकर केंद्रीय कार्यपालिका का गठन करते हैं। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। हमारे देश में संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि राष्ट्रपति की स्थिति संवैधानिक अध्यक्ष की होती है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं क्या क्या हैं, यानी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं यानी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 58 के प्रावधान के अनुसार वह व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य होगा जो भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और जिसने भारत संघ या राज्य की किसी सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न कर रखा हो। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल होने के नाते लाभ के पद को धारण करने वाला नहीं माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई लाभ का पद धारण कर रखा है तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए उसे उस पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 प्रावधान करता है कि जहां तक संभव हो सके राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता होगी। इस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है कि ऐसी एकरूपता के लिए केंद्र और राज्य के मत में समानता के लिए प्रत्येक निर्वाचित मत के सदस्यों के मत के लिए कुछ नियम प्रावधानित किए गए हैं। जैसे नियम ए, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के उतने मत होंगे जितने 1000 के गुणित यानी मल्टीपल्स में उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संपूर्ण संख्या में भाग देने पर आए। इसको एक फॉर्मूले के रूप में, एक सूत्र के रूप में इस प्रकार देखेंगे। राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। तो इस प्रकार
विधानसभा के प्रत्येक सदस्य की मत संख्या आंकलित की जाएगी। यदि इस प्रकार 1000 के गुणितों के लेने के बाद शेष 500 से कम हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा, और यदि 500 से अधिक हो तो नियम ए में जो उल्लेखित प्रत्येक सदस्य के मत की संख्या है उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार संसद के निर्वाचित प्रत्येक सदस्यों की संख्या वह होगी जो उपरोक्त नियम ए और बी के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत संपूर्ण मत संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में भाग देने से आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को 1 गिना जाएगा, और यदि आधे से कम है तो उपेक्षा करके छोड़ दिया जाएगा। इसे एक सूत्र से इस प्रकार देख सकते हैं, राज्यों के विधानमंडलों के कुल मतों की संख्या डिवाइडेड बाय संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का तात्पर्य है कि प्रत्येक निर्वाचक को उतनी वरीयता में मत देने का अधिकार है जितने की प्रत्याशी उस चुनाव में भाग लेते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। मान लिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 5 प्रत्याशी ए, बी, सी, डी और ई भाग लेते हैं, और इनके लिए दिए जाने वाले वैध मतों की संख्या 500 है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए 50% प्लस 1 यानी 250 प्लस 1 इज इक्वल टू 251 मत प्रत्याशी को प्राप्त करने होंगे। अब हम मान लेते हैं कि प्रथम वरीयता के मत इस प्रकार हैं। ए को मिलते हैं 200 मत, बी को मिलते हैं 125 मत, सी को मिलते हैं 130 मत, डी को 100 मत और ई को 145 मत। टोटल 500 वैध मत हो गए। लेकिन हम देखते हैं किसी भी प्रत्याशी को 251 यानी 50% से एक अधिक मत प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम द्वितीय वरीयता के मत का प्रयोग करेंगे। इसके लिए उपरोक्त प्रत्याशियों में से जिसे सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं यानी कि डी, जिसे केवल 100 मत प्राप्त हुए हैं, उसे पराजित घोषित कर चुनाव की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, और शेष प्रत्याशियों में द्वितीय वरीयता के मतों को जोड़कर उनका योग निकाला जाएगा। अब द्वितीय वरीयता के मत हम मान लेते हैं इस प्रकार है, जैसे ए को द्वितीय वरीयता में 60 मत प्राप्त हुए हैं तो ए की मत संख्या हो जाएगी 200 प्लस 60 इज इक्वल टू 260। बी को अगर द्वितीय वरीयता में 25 मत प्राप्त होते हैं तो बी की मत संख्या हो जाएगी 125 प्लस 25 इज इक्वल टू 150। इसी प्रकार सी को अगर 10 मत प्राप्त होते हैं तो सी की मत संख्या हो जाएगी 130 प्लस 10 इज इक्वल टू 140, और इसी प्रकार ई को 145 प्लस 5 अगर द्वितीय वरीयता के मत प्राप्त होते हैं तो 150 मत प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं क्योंकि ए को 260 मत प्राप्त हुए हैं जो कि आधे के आधे यानी 250 प्लस 1 से अधिक है, तो इस प्रकार ए को निर्वाचित राष्ट्रपति पद के लिए घोषित कर दिया जाएगा। इस वरीयता के मतों को तब तक जोड़ा जाएगा जब तक कि किसी भी एक प्रत्याशी को 50% प्लस 1 मत प्राप्त न हो जाए।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के संबंध में किसी भी के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद अगर उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, यानी सुप्रीम कोर्ट को ही ये अधिकार है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद को सुनवाई करे तथा अंतिम निर्णय दे, तथा इस विवाद की सुनवाई तभी की जाएगी जब निर्वाचन पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन से संबंधित प्रमुख वादों में एक वाद है डॉक्टर खरे बनाम भारतीय चुनाव आयोग, डॉक्टर खरे वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस वाद में प्रार्थी ने सन 1957 में सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि चुनावों को स्थगित किया जाए, क्योंकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में आम चुनाव नहीं हुआ था। न्यायालय ने प्रार्थी की प्रार्थना को रद्द करते हुए यह कहा और निर्णय दिया कि इस प्रकार यदि अगले 5 वर्ष तक उन विधानसभाओं का चुनाव नहीं होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव अगले 5 वर्षों तक नहीं हो पाएंगे। अतः राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी वाद को सुनवाई राष्ट्रपति के निर्वाचन के पूर्ण होने के पश्चात ही की जा सकती है। इस वाद के बाद अनुच्छेद 62 में संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव पर आपत्ति इस आधार पर नहीं की जा सकती कि निर्वाचक मंडल में किसी कारण से रिक्तता है। इसी प्रकार इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद में विवाद का प्रश्न था कि गुजरात राज्य की विधानसभा के निर्धारित हो जाने पर निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, क्योंकि गुजरात राज्य की विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। अतः निर्वाचन मंडल में अपूर्णता विद्यमान है। तो उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि राष्ट्रपति का चुनाव पूर्व राष्ट्रपति की, यानी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही कर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के बाद भी तब तक अपना पद धारण करता है जब तक कि अगला निर्वाचित राष्ट्रपति यानी उसका उत्तराधिकारी अपने पद को धारण नहीं कर लेता या पद पर शपथ ग्रहण नहीं कर लेता है। न्यायालय ने इस विवाद में इस बात पर कोई मत व्यक्त नहीं किया कि यदि विद्वेषवश मेलाफाइड इंटेंशन से किसी राज्य की विधानसभा को विघटित कर दिया जाए तो क्या निर्वाचक मंडल पूर्ण निर्वाचक मंडल कहा जाएगा या नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद है और राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। सबके यानी संसद के और राज्यों के सदस्यों के मतों में एकरूपता बनाए रखी जाती है और एकल संक्रमणीय मत द्वारा यानी वरीयता मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है।
और ऐसे चुनाव को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि चुनाव संपन्न ना हो जाए। धन्यवाद।